वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स। सोशियोलॉजी में इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स अर्थात भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं, इसकी ये हमारी क्लास 2 है अर्थात दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, आपने यदि नहीं देखी है जरूर देख लीजिएगा। इन कक्षाओं में हम पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं और इन क्लासेस से आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प भी मिलने वाली है। आज की इस क्लास में भी हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे और इससे जो पहली क्लास हुई है, जो पहला पार्ट था, उसमें हमने इन दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस को किया था और ये क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही तरह के विद्यार्थियों के लिए होने वाली है। कहने का मतलब जो आंसर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। आइए अब इन दोनों प्रश्नों से आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने जो तीसरा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, निर्धनता को परिभाषित कीजिए और भारत में निर्धनता के विविध कारणों का वर्णन कीजिए। डिफाइन पॉवर्टी और डिस्क्राइब द वेरियस कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। या ये क्वेश्चन इनमें से किसी भी तरीके से आ सकता है। तो देखिए, जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करते हैं, उसका उत्तर लिखते हैं, तो सबसे पहले हम परिचय इंट्रोडक्शन लिखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उसने पूछा है उसके हिसाब से हम पॉइंट्स को हाईलाइट कर करके अर्थात हेडिंग्स डाल डालकर अपने लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखते जाते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले इसकी शुरुआत परिचय से यानी इंट्रोडक्शन से करेंगे। अब आपको यहाँ एक बात समझनी होगी। देखिए, आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड तो याद करना पॉसिबल है ही नहीं। तो आपको जितने भी मेन हाईलाइटेड पॉइंट हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं, उनको जरूर आपको ध्यान से देखना चाहिए। और यदि उसके अंदर 5 पंक्तियां लिखी हुई हैं, 5 लाइंस लिखी हुई हैं, तो उनमें से यदि आप 2 लाइन भी याद कर पा रहे हैं तो बहुत ठीक है। मैं जो आपको यहाँ आंसर करा रहा हूं वो अपनी फुल लेंथ में है, आप उसमें से यदि आधा भी याद कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। आइए आंसर को देखते हैं। किसी भी समाज में गरीबी एक गंभीर समस्या है। गरीबी का असमानता से गहरा संबंध है। जहां गरीबी आएगी वहां उस समाज में असमानता आ जाएगी, वर्गों के बीच में एक गहरा अंतर आ जाएगा। दुनिया के देशों में जहां प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न है, जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा लो है, और आय और संपत्ति के वितरण की असमानताओं ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है, और जिनमें सबसे गंभीर समस्या है गरीबी, पॉवर्टी। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक प्रगति हुई है, लेकिन जनसाधारण की गरीबी पर इसका कोई अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ पाया है। व्यापक गरीबी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, अभी भी देश के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग भयानक अभावों में जी रहा है। उसके पास जीवन निर्वाह करने के लिए पर्याप्त साधन ही नहीं है, उनका अभाव है। और निर्धनता एक सामाजिक समस्या है जो आज भारत तथा अन्य विकासशील देशों में तो चिंता का विषय है ही, बल्कि विकसित देशों में भी यह एक समस्या के रूप में विद्यमान है। गरीबी की समस्या विकसित देशों में भी है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी है। और ध्यान रखिएगा, निर्धनता का जो संबंध होता है वो होता है निम्न जीवन स्तर से, लो स्टैंडर्ड लिविंग से, जहां लोगों के पास अपनी मूल आवश्यकताओं को, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी धन नहीं है। पॉवर्टी इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन एनी सोसाइटी। पॉवर्टी इज क्लोजली रिलेटेड टू इनइक्वालिटी. In countries around the world where per capita income levels are extremely low, inequalities in the distribution of income and wealth have given rise to many problems, the most serious of which is poverty. There is no doubt that there has been economic progress in India after independence, but it has not had the desired impact on the poverty of the common people. Widespread poverty still remains a serious problem for the country. A large section of the India's population is living in dire privations. बहुत कमियों के अभाव में भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जी रहा है। Poverty is a social problem is not only a matter of concern in India and other developing countries, but it also exists as a problem in developed countries too. Poverty refers to a low standard of living where people do not have money to meet even their basic needs. जहां लोगों के पास अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी धन नहीं है। आइए अब जानते हैं कि निर्धनता की परिभाषा क्या है, निर्धनता का अर्थ क्या है। निर्धनता का अर्थ उस सामाजिक क्रिया से है जिसमें समाज का एक हिस्सा अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। वेयर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, और न्यूनतम जीवन स्तर जीने से वंचित रहता है। एंड डिप्राइव्ड ऑफ लिविंग अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या दूसरे शब्दों में कहें तो निर्धनता का अभिप्राय है जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं की प्राप्ति की योग्यता से। सामान्यतः गरीबों का आशय लोगों के निम्न जीवन स्तर से लगाया जाता है। जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं के पूरा न होने से व्यक्ति का जीवन कष्ट में हो जाता है। उसके स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता की हानि होती है, जिससे उत्पादन में वृद्धि करना तथा भविष्य में निर्धनता से छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति निर्धनता के दलदल में फंस जाता है, और देश भी इसलिए निर्धन बना रहता है क्योंकि व्यक्ति निर्धन है। उस देश के व्यक्ति निर्धन है तो देश भी निर्धन रहेगा। एक निर्धन व्यक्ति को उसकी निर्धनता के कारण भरपेट और संतुलित भोजन नहीं मिल पाता। उसका स्वास्थ्य कमजोर होता है, उसमें काम करने और कमाने की शक्ति कम होती है, आय कम होती है और वह गरीब बना रहता है। और गरीबी का यह कुचक्र चलता रहता है क्योंकि व्यक्ति गरीब होता है इसलिए विकास नहीं कर पाता। व्यक्ति का विकास जब बाधित होता है तो देश का विकास भी रुक जाता है और देश भी गरीब बना रहता है। दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत के लिए भी निर्धनता एक गंभीर चुनौती है। आइए अब जानते हैं कि इस निर्धनता के बारे में विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है। गिलिन के अनुसार निर्धनता वह दशा है जिसमें एक व्यक्ति अपर्याप्त आय या विचार
विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे उसकी शारीरिक व मानसिक कुशलता बनी रहे और वह उसके समाज के स्तर के अनुसार जीवन व्यतीत कर सके। ग्लिन का यह मानना है कि व्यक्ति अपर्याप्त आय यानी उसकी सफिशिएंट इनकम नहीं होती है, या वो विचारहीन व्यय करता है, बिना सोचे समझे खर्च करता है, इस वजह से उसका जो जीवन स्तर होता है वो ऊंचा नहीं रह पाता और वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी कमजोर होता जाता है, और इसी वजह से वो समाज के स्तर के अनुसार जो सोसाइटी का एक लेवल है उसके अनुसार वो जीवन व्यतीत नहीं कर पाता। इसी प्रकार गोडार्ड के अनुसार निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। A poor person is unable to get a full and balanced diet due to his poverty. His health becomes weak, he has less power to work and earn. He has less income and he remains poor. This vicious cycle of poverty continues because a person is poor, he is unable to develop. When a development of an individual is hindered, the development of the country also stops and the country also remains poor. Like other countries of the world, poverty is a serious challenge for India too. According to Glynn, poverty is a condition in which a person, due to inadequate income or thoughtless expenditure, is unable to maintain his standard of living high enough to maintain his physical and mental well-being and unable to live according to the standards of his society. According to Goddard, poverty is the lack or inadequate supply of those things which are necessary to maintain the health and well-being of an individual and his dependents. आइए अब जानते हैं कि निर्धनता के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या क्या है। निर्धनता को मुख्यतः सापेक्ष और निरपेक्ष दृष्टि से देखा जा सकता है। इसको हम रिलेटिव तरीके से देख सकते हैं और एब्सोल्यूट तरीके से भी देख सकते हैं। अर्थात निर्धनता के दो प्रकार हैं, सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। आइए जानते हैं सापेक्ष निर्धनता क्या होती है। सापेक्ष गरीबी से अभिप्राय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों या दूसरे देशों की तुलना में पाई जाने वाली गरीबी से है। जिस देश या जिस वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह स्तर नीचा होता है वे उच्च निर्वाह स्तर के लोगों या देश की तुलना में सापेक्ष रूप से गरीब माने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यूएनओ की एक रिपोर्ट के अनुसार उन देशों को सापेक्ष रूप से गरीब माना जाता है, निर्धन माना जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति कुल आय $1 प्रतिदिन से कम है। अर्थात कहने का मतलब जिस देश के व्यक्ति प्रतिदिन 82-83 रुपए से कम कमा रहे हैं वो देश निर्धन माना जाएगा ओवरऑल। और भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? $330 प्रति वर्ष के लगभग है। यानी कहने का मतलब 365 दिन में $330 प्रति व्यक्ति आ रहा है, यानी $1 प्रतिदिन भी नहीं बैठ रहा है। इसलिए भारत का निर्धन देशों में भी नीचा स्थान है। टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कैन बी सीन मेनली इन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट टर्म्स। That is, there are two types of poverty: relative poverty and absolute poverty. What is relative poverty? Relative poverty means the poverty found in comparison to different classes, regions, or other countries. The people of a country or class whose standard of living is low are considered relatively poor compared to the people or country with a high standard of living. According to a UN report, those countries are considered relatively poor whose per capita total income is less than $1 per day, and India's per capita income is around $330 per year. Hence, India ranks low even among पुअर कंट्रीज। इसके बाद आता है निरपेक्ष निर्धनता, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये क्या होती है? निरपेक्ष दृष्टि से उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिनका निर्वाह स्तर इतना नीचा होता है कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती। इन आवश्यकताओं को शरीर चलाने के लिए जरूरी न्यूनतम पोषक आहार के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये वो आवश्यकताएं हैं जो शरीर चलाने के लिए जरूरी हैं। शरीर चलाने के लिए इसको न्यूनतम पोषक आहार माना जाता है कि कम से कम इतना तो इंसान को चाहिए ही। और गरीब लोगों की पहचान के लिए भारत में इसी मापदंड को अपनाया गया है। इस संदर्भ में प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यक आहार की न्यूनतम मात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में तो 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी निर्धारित की गई है। What is absolute poverty? From the absolute point of view, those people are called poor whose standard of living is so low that even the minimum needs of life are not fulfilled. These requirements are expressed in the form of minimum nutritional intake required for running the body. This criteria has been adopted in India to identify poor people. In this context, the minimum amount of food required per day has been fixed at 2400 calories for rural areas and 2100 calories for urban areas. इसके अलावा सभी देशों में गरीबी नापने का एक पैमाना और भी होता है जिसको हम गरीबी रेखा कहते हैं। आइए जानते हैं गरीबी रेखा क्या होती है। गरीबी रेखा जनसंख्या को दो भागों में विभाजित करती है, एक ऐसे जो गरीब हैं और एक ऐसे जो गरीब नहीं हैं। इसके अनुसार प्राय वे लोग गरीब माने जाते हैं जो एक निश्चित न्यूनतम उपभोग का स्तर प्राप्त करने में असफल रहते हैं। जो एक मिनिमम लेवल सेट है ना कंजम्पशन का, उपभोग का, वो उतना मिनिमम कंजम्पशन करने में भी असफल रहते हैं। उन लोगों को यहां गरीब माना जाता है। काल और स्थान के अनुसार, समय और स्थान के अनुसार गरीबी रेखा अलग अलग हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जो उस देश के द्वारा स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के अनुसार होती है। ये हर देश के लिए अलग अलग होती है। जो मिनिमम सोशल स्टैंडर्ड है हर कंट्री के, उनके अनुसार ये होती है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाता है, उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है, लग्जरी मानी जाती है। द पॉवर्टी लाइन डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू टू पार्ट्स, दोज हु आर पुअर एंड दोज हु आर नॉट पुअर।
According to this, generally those people are considered poor who fail to achieve a certain minimum level of consumption. The poverty line may vary over time and place. Each country uses an imaginary line that is in accordance with the minimum social norms accepted by that country. For example, in America, a person who does not own a car is considered poor, whereas in India, ओनिंग अ कार इज स्टिल कंसीडर्ड अ लग्जरी। आप जानते हैं कि भारत में गरीबी रेखा के क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमत से गुना कर दिया जाता है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। अब क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में तो 816 रुपए प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह किया गया था। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी व्यक्ति की आय पर मंथ 816 रुपए से कम है तो उसको बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति माना जाता है, और शहरी क्षेत्रों में यदि किसी व्यक्ति की आय 1000 रुपए पर मंथ से कम है तो उसको बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता है 2011 और 12 के आंकड़ों के अनुसार। और इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी का मानदंड स्वीकार किया गया है। लेकिन कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद भी शहरी क्षेत्र के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 816 रुपए ही रखी गई है और शहरी क्षेत्रों में माना गया कि 1000 रुपए प्रति माह। वो इसलिए क्योंकि शहरी क्षेत्र में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। While determining the poverty line in India, food needs, clothing, shoes, fuel and light, educational and medical needs, etc. are considered. These physical quantities are multiplied by their values in rupees. The accepted calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. Because people living in rural areas do more physical work. Therefore, the calorie requirement in rural areas is considered higher than that in urban areas. In the year 2011-12, the poverty line for an individual was fixed at rupees 816 per month in rural areas and rupees 1000 per month in urban areas. Despite lower calorie requirements, a higher amount was fixed for urban areas because prices of many essential commodities are higher in urban areas. तो हमने गरीबी रेखा को जाना। आइए अब समझते हैं भारत में निर्धनता के कारण क्या हैं। भारत में निर्धनता के कारणों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं: आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। भारत में निर्धनता के आर्थिक कारण इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है अल्प विकास, अंडर डेवलपमेंट। भारत में निर्धनता का सर्वप्रमुख कारण है देश का अल्प विकास। द मेन रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया इज द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हालांकि पिछले 75 वर्षों में हम योजनाबद्ध आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, फिर भी हमारे विकास की गति बहुत धीमी रही। Although we have been moving on the path of planned economic development in the last 75 years, yet the pace of our development has been very slow. धीमे आर्थिक विकास के कारण राष्ट्रीय आय में वांछित वृद्धि नहीं हो सकी है। क्योंकि भारत का आर्थिक विकास धीमा है, इसलिए जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसमें उतनी वृद्धि नहीं हो सकी जितनी होनी चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है आय तथा धन के वितरण में असमानता, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भारत में आय व धन का वितरण असमान है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन इंडिया इज अनइक्वल। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अनुमान के अनुसार समस्त राष्ट्रीय आय का लगभग 30% भाग जनसंख्या के 10% धनी लोगों को ही प्राप्त होता है, जबकि राष्ट्रीय आय का केवल 8% भाग ही जनसंख्या के 20% निर्धन लोगों को प्राप्त हो पाता है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अबाउट 30% ऑफ द टोटल इनकम इज रिसीव्ड बाय द रिचेस्ट 10% ऑफ द पॉपुलेशन, while 8% of the national income is received by the poor 20% of the population। तो इसलिए आय तथा धन के वितरण में असमानता है। और यदि ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्रों को देखोगे तो वहां तो आय वितरण की असमानता और भी अधिक है। अगला कारण है जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अर्थव्यवस्था की विकास दर की तुलना में ऊंची रही है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि प्रति व्यक्ति आय व उपभोग कम हो जाता है और मानव जीवन में बहुत से अभाव पनपने लगते हैं। जीवन स्तर में ह्रास होता है, कमी होती है और निर्धनता व्यापक रूप धारण कर लेती है। अगला कारण है बेरोजगारी। देश में निरंतर बढ़ती हुई बेरोजगारी ने निर्धनता को और अधिक व्यापक बनाया है। बेरोजगारी के बढ़ते रहने से निर्धनता अधिक संचयी रूप धारण करती जा रही है, गरीबी और बढ़ती जा रही है। वर्तमान में भारत में कई करोड़ लोग बेरोजगार हैं। तो अगले 2 कारण हो सकते हैं हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया हैज बीन हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। इट्स एडवर्स इफेक्ट इज दैट per capita income and consumption decreases. Many deficiencies start appearing in human life. The standard of living declines and poverty becomes widespread. The fourth reason is unemployment. Continuously increasing unemployment in the country has made poverty more widespread, and due to increasing unemployment, poverty is becoming more cumulative. At present, several crore people are unemployed in India. 5वां कारण हो सकता है पूंजी की कमी, लैक ऑफ कैपिटल। भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न है, नीचा है, जिससे बचत कम होती है और
पूंजी निर्माण दर भी कम रहती है। पूंजी की प्रति व्यक्ति कम उपलब्धता और पूंजी निर्माण की निम्न दर ने देश में निर्धनता को जन्म दिया है। लैक ऑफ कैपिटल, द लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इन इंडिया इज लो, due to which savings are low and rate of capital formation is also low, and low per capita and low rate of capital formation has given rise to poverty in the country। भाई भारत में प्रति व्यक्ति इनकम कम है और जो व्यय है, जो खर्च है, वो सामान्य रूप से होता है, तो इससे बचत कम होती है। बचत कम होती है तो पूंजी निर्माण भी कम होता है, सेविंग्स भी नहीं होती। और जब हर व्यक्ति के पास कम सेविंग होगी, कम पैसा होगा, तो देश में जो पूंजी निर्माण दर है वो कम हो ही जाएगी और उससे क्या होगा, देश निर्धन होगा। भाई लोग गरीब हैं जिस देश के, तो वो देश गरीब है। इसके अलावा निर्धनता के सामाजिक कारण भी होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्धनता का कारण स्वयं भारतीय समाज में विद्यमान है। भारत में विद्यमान सामाजिक ढांचा ऐसा है कि लोग जानबूझकर निर्धनता से चिपके हुए हैं। सामाजिक सम्मान एवं प्रतिष्ठा की झूठी महत्वाकांक्षा ने लोगों को अपव्ययी बना दिया है। बहुत सारे लोग सामाजिक सम्मान के लिए और केवल झूठी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए बिना वजह का खर्चा करते हैं। ये चीज आप अपने आसपास के समाज में भली भांति प्रकार से देख सकते हैं कि लोग झूठे सम्मान को पाने के लिए, झूठी महत्वाकांक्षा को पाने के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बिना वजह के खर्च करते हैं। इट इज सैड दैट द कॉज ऑफ पॉवर्टी एग्जिस्ट इन द इंडियन सोसाइटी इटसेल्फ। The existing social structure in India is such that people are deliberately stuck in poverty. False ambition for social respect and prestige has made people wasteful. इसके अतिरिक्त जाति प्रथा भी भारतीय समाज में निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है। निम्न जातियों में व्यक्तियों को योग्यता अनुसार अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं था। उच्च जाति वाले उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से शोषण भी करते थे। इसलिए जाति प्रथा प्रगति में सदैव एक बाधा रही है। दोषपूर्ण शिक्षा भी भारत में निर्धनता का एक कारण है। पहले तो अशिक्षा और अज्ञानता ही निर्धनता का कारण है। दूसरी तरफ जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में प्रचलित है वह दोषपूर्ण है और व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए सहायक नहीं है। ये वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बिल्कुल भी सहायक नहीं है जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस, caste system has also been a major cause of poverty in Indian society. People in lower castes did not have the right to choose their occupation as per their qualification. The upper caste people also exploited them socially and economically. Therefore, caste system has always been an obstacle to progress. Flawed education system, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली is also a cause of poverty in India. First of all, illiteracy and ignorance are the causes of poverty, and on the other hand, the education system prevalent in our country is flawed and is not helpful for vocational training and self employment. और इसके अलावा निर्धनता के राजनीतिक कारण भी होते हैं, जैसे देश की लंबी दास्ता, लंबी गुलामी ने अर्थव्यवस्था को गतिहीन बना दिया था, क्योंकि भारत देश बहुत लंबे समय से गुलाम रहा है। ये केवल अंग्रेजों का ही गुलाम नहीं रहा, उससे पहले से ही गुलाम है। विदेशी शासकों ने देश में आधारभूत उद्योगों के विकास में कोई रुचि ही नहीं ली। जो यहाँ की बेसिक इंडस्ट्रीज थी उनके डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। देश में सामंतशाही प्रथा पनपी जिसने कृषकों का भरपूर शोषण किया, किसानों का बहुत शोषण किया। सामंतवादी तंत्र की नीतियों ने एक ओर तो जमींदारों को जन्म दिया और दूसरी ओर कुछ ऐसे लोगों को जो रहे भूमिहीन किसान, जिनके पास भूमि ही नहीं थी। तो इसका परिणाम यह हुआ कि उनके शोषण के साथ साथ निर्धनता भी बढ़ती चली गई। द कंट्रीज लॉन्ग स्लेवरी हैड मेड द इकोनॉमी स्टैग्नेंट. The foreign rulers did not take any interest in the development of basic industries in the country. Feudal system flourished in the country, which exploited the farmers a lot. Their policies gave birth to landlords on the one hand and landless farmers on the other hand. As a result, along with their exploitation, poverty also increased. तो कुल मिला के इतना कुछ आप इस निर्धनता वाले क्वेश्चन में लिख सकते हैं। चाहो तो कुछ कम कर सकते हो, चाहो तो और कुछ भी जोड़ सकते हो, लेकिन जो मेन हाईलाइट पॉइंट है, जो हेडिंग्स हैं, उनको अच्छी प्रकार से लिख के आना है। जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं वो ज्यादा मायने रखते हैं एज कंपेयर टू उनके अंदर का कंटेंट। आइए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं और भारत में इसे रोकने के उपायों की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस एंड डिस्कस द मेजर्स टू चेक डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। तो मैं आपसे फिर यही कहूंगा, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो हेडिंग अच्छी प्रकार से डाला करें। एक बार को आप उस हेडिंग के अंदर जो कंटेंट लिखते हैं भले ही वो कम हो जाए, बट जो हाईलाइट पॉइंट होते हैं वो अच्छी प्रकार से होने चाहिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। घरेलू हिंसा दुनिया के लगभग हर समाज में मौजूद है। इस शब्द को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें पति या पत्नी, बच्चों या बुजुर्गों तथा ट्रांसजेंडरों के खिलाफ हिंसा के कुछ उदाहरण प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं। पीड़ित के खिलाफ हमलावर द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या वंचितता, आर्थिक शोषण, गाली गलौज, ताना मारना आदि चीज शामिल है। घरेलू हिंसा न केवल विकासशील या अल्प विकसित देशों की समस्या है, बल्कि यह विकसित देशों में भी प्रचलित है। डोमेस्टिक वायलेंस एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी इन द वर्ल्ड। द टर्म कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस ग्राउंड्स, विद वायलेंस अगेंस्ट स्पाउसेस, चिल्ड्रन और एल्डर्स and transgenders being some of the most obvious examples. The different types of activities adopted by the attackers against the victim include physical abuse यानी शारीरिक शोषण, emotional abuse भावनात्मक शोषण, psychological abuse मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, deprivation यानी वंचितता, economic exploitation
आर्थिक शोषण, नेम कॉलिंग, गाली गलौज करना, टॉन्टिंग, ताना मारना। डोमेस्टिक वायलेंस इज नॉट ओनली अ प्रॉब्लम इन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बट इट इज ऑल्सो वेरी प्रिविलेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्रत्येक वर्ष घरेलू हिंसा के जितने मामले सामने आते हैं वे एक चिंतनीय स्थिति को रेखांकित करते हैं। हमारे देश में घरों के बंद दरवाजों के पीछे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों, शहरों और महानगरों में भी हो रहा है। घरेलू हिंसा सभी सामाजिक वर्गों, लिंग, नस्ल और आयु समूहों को पार करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए एक विरासत बनती जा रही है, यानी आने वाली हर पीढ़ी इस काम को करती जा रही है। देयर इज नो प्लेस फॉर वायलेंस इन सिविलाइज्ड सोसाइटी, बट द number of cases of domestic violence that are reported every year highlights a worrying situation. In our country, people are being tortured behind closed doors of their homes. This is also being done in rural areas, towns, cities, and metro cities. Domestic violence crosses all social classes, genders, races, and age groups, becoming a legacy from one generation to next generation. आइए अब परिचय के बाद जानते हैं कि घरेलू हिंसा होती क्या है। घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे, और बच्चों में कौन, 18 वर्ष से कम आयु के बालक और बालिकाएं, उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन पर संकट, आर्थिक क्षति और ऐसी क्षति जो असहनीय हो तथा जिससे महिला व बच्चों को दुख व अपमान सहन करना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित महिला किसी भी वयस्क पुरुष को अभियोजित कर सकती है, उसके खिलाफ मुकदमा कर सकती है, अर्थात उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस मीन एनी सच एक्ट विच एंडेंजर्स द हेल्थ, safety, life of a woman or child, and which child? Boys and girls below 18 years of age. Financial loss and such harm which is unbearable and which causes pain and humiliation to the woman and child. If it has to be done, all these are included in the scope of domestic violence. Under the Domestic Violence Act, an abused woman can prosecute any adult man. That is, she can file a case against him. अब हम देख लेते हैं कि भारत में घरेलू हिंसा के आखिरकार रूप कौन कौन से होते हैं। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। भारत में घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप निम्नलिखित हैं, जिनमें सबसे पहले है महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। किसी महिला को शारीरिक पीड़ा देने जैसे मारपीट करना, धकेलना, ठोकर मारना, किसी वस्तु से मारना या किसी अन्य तरीके से महिला को शारीरिक पीड़ा देना, या महिला को अश्लील साहित्य या अश्लील तस्वीरों को देखने के लिए विवश करना, बलात्कार करना, दुर्व्यवहार करना, अपमानित करना, महिला की पारिवारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करना, किसी महिला या लड़की को अपमानित करना, उसके चरित्र पर दोषारोपण करना, उसकी शादी इच्छा के विरोध करना, आत्महत्या की धमकी देना, मौखिक दुर्व्यवहार करना आदि, ये सभी महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा में आते हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2/3 विवाहित भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं और भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की 70% विवाहित महिलाएं पिटाई, बलात्कार या जबरन यौन शोषण का शिकार है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। नंबर 1 इज डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, causing physical pain to a woman such as beating, pushing, kicking, hitting with any object, or causing physical pain to the woman in any other way. Forcing the woman to watch pornography or obscene pictures, raping, abusing, humiliating, hurting a woman's family and social reputation, defaming her character, marrying her against her will, threatening suicide, verbally abusing, etc. According to the United Nations Population Fund report, nearly 2/3 of married Indian women are victims of domestic violence and 70% of married women aged from 15 to 49 in India are victims of battering, rape or forced sexual abuse. घरेलू हिंसा का जो अगला रूप है वो है पुरुषों के विरुद्ध घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन। देखिए, इस तथ्य पर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा एक गंभीर और बड़ी समस्या है, लेकिन भारत में पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। समाज में पुरुषों का वर्चस्व यह विश्वास दिला देता है कि उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान समाज है, तो नॉर्मली ऐसा मान लिया जाता है कि पुरुषों के खिलाफ कहां घरेलू हिंसा होगी। लेकिन रिसेंटली चंडीगढ़ और शिमला में सैकड़ों पुरुष इकट्ठा हुए जिन्होंने अपनी पत्नियों और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली घरेलू हिंसा से बचाव और सुरक्षा की गुहार लगाई। हालांकि कुछ लोगों के लिए हास्यास्पद बात हो सकती है, परंतु यह भी अब एक सामाजिक सच्चाई है। डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन, देयर इज नो क्वेश्चन ऑन द फैक्ट दैट डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ सीरियस एंड बिग प्रॉब्लम, बट डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट मैन इज also gradually increasing in India. The dominance of man in society assures that domestic violence does not occur against them, but recently hundreds of men gathered in Chandigarh and Shimla to seek protection from domestic violence perpetrated against them by their wives and other family members. घरेलू हिंसा का जो अगला रूप हो सकता है वो होता है बच्चों के विरुद्ध घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। हमारे समाज में बच्चों और किशोरों को भी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है। वास्तव में हिंसा का यह रूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बाद रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में दूसरे नंबर पर है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तथा भारत में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के परिवारों में इसके स्वरूप में
बहुत भिन्नता है। घरेलू हिंसा का जो स्वरूप शहरी और उच्च वर्ग के परिवार में होता है वो अलग होता है किससे, ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न वर्ग के परिवारों से। शहरी क्षेत्रों में यह अधिक निजी है, ज्यादा पर्सनल है और घरों की चार दीवारी के भीतर छिपा हुआ होता है। गांव में जब घरेलू हिंसा बच्चों के विरुद्ध होती है उसको तो पता चल जाता है, क्योंकि गांवों का सामाजिक ढांचा ही ऐसा होता है कि वहां कोई बात छुपती नहीं है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में निजी हो जाता है, पर्सनल हो जाता है। चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स ऑल्सो फेस डोमेस्टिक वायलेंस इन अवर सोसाइटी। इनफैक्ट दिस फॉर्म ऑफ वायलेंस इज सेकंड इन नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस आफ्टर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन इट्स नेचर बिटवीन अर्बन एंड रूरल areas and between upper class and lower class families in India. In urban areas, it is more private and hidden within the four walls of houses. घरेलू हिंसा का जो अगला स्वरूप हो सकता है वो होता है बुजुर्गों के विरुद्ध घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट द एल्डर्स। घरेलू हिंसा के इस स्वरूप से तात्पर्य उस हिंसा से है जो घर के बूढ़े लोगों के साथ अपने बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य करते हैं। घरेलू हिंसा की यह श्रेणी भारत में अत्यधिक संवेदनशील होती जा रही है। इसमें बुजुर्गों के साथ मारपीट करना, उनसे अत्यधिक घरेलू काम कराना, भोजन आदि न देना तथा उन्हें शेष पारिवारिक सदस्यों से अलग रखना शामिल है। This form of domestic violence refers to the violence that is done to the elderly people of the house by their children and other family members. This category of domestic violence is becoming highly sensitive in India. This includes beating the elders, making them to do excessive household work, not giving them food, etc. and keeping them separate from the rest of the family members. तो ये तो थे घरेलू हिंसा के विभिन्न रूप। आइए अब जानते हैं घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय। भारत अभी तक घरेलू हिंसा की प्रताड़ना की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास करने के मामले में पिछड़ रहा है। हम अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित इस दृष्टिकोण की मोटे तौर पर अनदेखी कर रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव को सही मायने में समाप्त करने के लिए हमें पुरुषों को न केवल समस्या का एक कारण बल्कि उन्हें इस मसले के समाधान के अविभाज्य अंग के तौर पर देखना होगा। हमें यहां यह नहीं मानना कि पुरुष ही इस समस्या का कारण है, बल्कि हमें यह समझना होगा कि इस समस्या का समाधान भी पुरुष ही करेंगे। इंडिया इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड इन स्टडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड ट्राइंग टू चेंज द मेंटेलिटी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज। वी आर स्टिल लार्जली इग्नोरिंग द व्यू प्रमोटेड बाय एक्सपर्ट्स दैट to truly end violence and discrimination against women and children, we must stop men from being seen as not just the cause of the problem but as the solution to the issue. It has to be seen an integral part of the solution. सुधार लाने के लिए सबसे पहले कदम के तौर पर यह आवश्यक होगा कि पुरुषों को महिलाओं के खिलाफ रखने के स्थान पर पुरुषों को इस समाधान का भाग बनाया जाए। मतदान की भावना को स्वस्थ मायनों में बढ़ावा देने और पुराने घिसे पिटे डरों से छुटकारा पाना अनिवार्य होगा। सरकार ने महिलाओं और बच्चों को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को संसद से पारित कराया है। इस कानून में निहित सभी प्रावधानों का पूरी तरह लाभ प्राप्त करने के लिए यह समझना जरूरी है कि पीड़ित कौन है। यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार करता है तो आप इस अधिनियम के तहत पीड़ित हैं। घरेलू हिंसा पर रोक लगाने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना एक उपाय हो सकता है, पर समस्या का पूरा समाधान नहीं। इसके साथ साथ हमें उस पुरुष प्रधान सत्ता का भी अंत करना होगा जो सदियों से चली आ रही है। हमें समाज की उन कुरीतियों को दूर करना होगा जो घरेलू हिंसा को बढ़ाती हैं। जैसे पुत्र न होने पर महिला की उपेक्षा कर दी जाती है। यदि किसी महिला को पुत्र प्राप्ति ना हो तो उस महिला की उपेक्षा करनी शुरू कर दी जाती है, उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया जाता है। और इसके अलावा घरेलू हिंसा का एक बड़ा कारण नशा भी है। एक व्यक्ति जब नशे की हालत में होता है तो उसे पता नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। अगर लोग शराब सेवन छोड़ दें तो घरेलू हिंसा बहुत कम हो सकती है। एजुकेटिंग वुमेन कैन बी अ सॉल्यूशन टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस बट not a complete solution to the problem. Along with this, we will also have to end the male-dominated power which has been going on for centuries. We have to remove those evils of the society which increase domestic violence. For example, a woman is neglected if she does not have a son. Addiction of drink is also a major cause of domestic violence. When a person is intoxicated, he does not know what he is doing. If people stop drinking alcohol, domestic violence can be greatly reduced. और इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षण के लिए बने कानूनों का सफल क्रियान्वयन जरूरी है, उनका सही इंप्लीमेंटेशन जरूरी है, उनको सही से इंप्लीमेंट करना जरूरी है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध हैं, ये घरेलू हिंसा में शामिल होता है। और घरेलू हिंसा पर तभी रोक लगाई जा सकती है जब अन्याय का शिकार होती महिलाओं को शीघ्र न्याय मिले। सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज मेड फॉर द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इज necessary. Domestic violence involves physical, mental, emotional, psychological or sexual abuse of a woman by a person with whom the woman has family ties. Domestic violence can be stopped only when women who are victims of injustice get प्रॉम्प्ट जस्टिस। और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जो बहुत आवश्यक चीज है वो है नैतिक शिक्षा। बचपन से ही अगर अच्छे संस्कार मिल जाएं तो हर तरह की हिंसा पर लगाम लग सकती है। घरेलू हिंसा हमारी संस्कृति और विकास में एक विकार है और इसे रोकने के लिए समाज को अपनी मनोवृत्ति बदलनी होगी, अपना एटीट्यूड बदलना होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस इज मोरल एजुकेशन। इफ गुड वैल्यूज आर इम्पार्टेड फ्रॉम चाइल्डहुड इटसेल्फ देन ऑल काइंड्स ऑफ violence can be controlled.
डोमेस्टिक वायलेंस इज अ डिसऑर्डर इन अवर कल्चर एंड डेवलपमेंट। टू स्टॉप दिस सोसाइटी विल हैव टू चेंज इट्स एटीट्यूड। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमने घरेलू हिंसा के बारे में जाना। अब इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की एक क्लास हो आएगी जो होगी हमारी क्लास नंबर 3। उसमें मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और कराऊंगा और उसके बाद हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस की क्लास आएगी। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए।